हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपके पास कुछ प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम होते हैं। उन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं अपने एनर्जी लेवल्स को। उसके बाद आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस भी देखी थी कि आखिर एनर्जी लेवल से आप लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, और फिर आप लोगों ने हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग अपने वेव फंक्शन को भी निकाल लिया है। आज इस लेक्चर के हम देखने वाले हैं कि आपने जो वेव फंक्शन निकाले हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, कैसे आप लोग उन वेव फंक्शन की हेल्प से किसी एक इंडिविजुअल कार्बन की चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, या फिर आप लोग किन्हीं दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 8 of quantum chemistry and I hope कि आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से फॉलो किया है। आपने पहले पढ़ी यूनिट नंबर 1, फिर आपने पढ़ा यूनिट नंबर 2 को, फिर आपने पढ़ा यूनिट नंबर 3 को। अगर आप लोग इस सीक्वेंस के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ईजिली समझ में भी आएंगे। साथ में आपका जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो गेट के क्वेश्चन हो या फिर नेट के क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को भी आप लोग बड़े ईजिली अप्रोच कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने RJ अकेडमी से क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है और स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपने कंसेप्ट को पहले समझ लिया तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड या फिर आप लोग विद इन 30 सेकंड उनको अप्रोच कर सकते हो। और अगर आप लोग इतने कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओगे तो आपकी एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक भी आ सकती है। एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर आपको सिर्फ क्वेश्चंस को करना नहीं होता, आपको उन क्वेश्चंस को कम टाइम के अंदर भी करना है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी अप्रोच कर पाओ तो उसके लिए बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ईजिली बहुत जल्दी अप्रोच कर पाओगे। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल होता है। हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके पास हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर रेडिकल। आपके पास हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास हो सकता है साइक्लोब्यूटाडाइन भी। तो आप लोग अभी तक इन पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए अपने एनर्जी लेवल को ड्रॉ करना सीख चुके हो और आप लोग बेंजीन को भी यहाँ पर पढ़ चुके हो। तो आप लोग इन सारे सिस्टम के लिए आपके पास एनर्जी लेवल कैसे होते हैं उनको आप लोग देख चुके हो। साथ में आप लोगों ने सिस्टम ये भी देखा था, आपके पास ये सिस्टम भी था, प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल। यानी कि इन सारे सिस्टम के लिए आप लोगों ने अभी तक अपने एनर्जी लेवल को ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद आप लोग इन पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए अपने जो एनर्जी लेवल आपने निकाले हैं, हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग आप लोग अपने फंक्शंस को भी निकाल चुके हो। बेंजीन आपका बचा हुआ है, बेंजीन को हम लोग कवर कर लेंगे आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन जो वेव फंक्शन आप लोग निकाल रहे हो, आखिर उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, उसके बारे में लोग बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली आप यहां पर जो हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन को निकाल रहे हो, उस वेव फंक्शन की हेल्प से आप लोग तीन चीजें बता सकते हो। पहली क्या, चार्ज डेंसिटी, दूसरी क्या, बॉन्ड ऑर्डर, तीसरी क्या, फ्री बैलेंस इंडेक्स। और ये तीनों चीजों के ऊपर से क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेट के अंदर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और गेट के अंदर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। और तीनों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा तो अगेन आप लोग विद इन 30 सेकंड क्वेश्चंस को बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो आई होप कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्वेश्चंस को भी बड़े इजीली अप्रोच कर पा रहे होगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पर आपके पास एक केस बच गया था, बेंजीन का केस बच गया था। तो बेंजीन के लिए आप लोग अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर चुके हैं। बस यहां पर क्या होता है, अल्फा प्लस का 2 बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा माइनस का बीटा, और आपके पास क्या होता है, अल्फा माइनस का 2 बीटा होता है। यहां मैंने बेंजीन को ड्रॉ किया हुआ। बस यहां पर टोटल क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने फिलिंग कर रखी है, एनर्जी फिलिंग कर रखी है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास बेंजीन के ऊपर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया कि आपके पास जो एनर्जी लेवल यहां बना रखे मैंने, इसके आपके पास फंक्शन क्या होते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग जहां तक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो वहां तक के फंक्शंस को आप लोग याद कर सकते हो। आपस क्या हो जाएगा, psi1 क्या हो जाएगा, psi2, psi3, या आपस क्या होने वाला है, psi4 क्या हो जाएगा, psi5 क्या हो जाएगा, psi6। तो आप लोग क्या करो, यहां पर psi1 को, psi2 को और psi3 को डायरेक्टली याद कर लो। अगर याद कर सकते हो तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आपके पास psi1 क्या होता है, 1/√6 इंटू में phi1 प्लस का phi2 प्लस का phi3 प्लस का phi4 प्लस का phi5 प्लस का phi6। साइड वापस क्या हो जाएगा, 1/√4 इंटू में phi2 प्लस का phi3 माइनस का phi5 माइनस का phi6। psi3 वापस क्या हो जाएगा, 1/√3 phi1 प्लस का 1/2 ऑफ phi2 माइनस का 1/2 ऑफ phi3 माइनस का phi4 माइनस का 1/2 ऑफ phi5 प्लस का 1/2 ऑफ phi6। तो आपको इन फंक्शंस को एज सच याद कर सकते हो तो कर लो। इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया है, पर अगर आएगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आएगा कि आपको फंक्शन देके रखेगा, पूछ लेगा कि इसकी एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग है। तो अगर आपको डायरेक्टली याद होंगे तो आप लोग बड़ी इजीली कर पाओगे। तो डायरेक्टली आप लोग याद कर लो psi1 को, psi2 को और psi3 को, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस वैसे भी आपके पास यहां पर नहीं आए हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट एप्लीकेशंस ऑफ वेव फंक्शन। जब निकाल रहे हो वेव फंक्शन, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, तो आप लोग इन वेव फंक्शन से बता सकते हो कि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है। जैसे कि आपके पास यहां मॉलिक्यूल होता है, मान लो आपके पास CH2 है,
है, डबल बॉन्ड में लगा रहा हूं CH, सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूं CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास यहां पर क्या है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। तो हर एक इंडिविजुअल कार्बन की चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसको भी आप लोग बता सकते हो। अगर आपके पास यहां पर इसकी चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी तो उस चार्ज डेंसिटी से आप लोग काफी सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बता पाओगे। फॉर दिस प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की आपके पास यहां पर इस कार्बन की चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहां पर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है। तो वो सब चीजें भी आप लोग यहां से रिलेट कर सकते हो। यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के अंदर भी क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जैसे स्टार्ट होगा हम लोग वहां पर क्वांटम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को जिक्र करेंगे और एमओटी को और वीबीटी को हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के यूज से बहुत डिटेल के अंदर आगे जाकर पढ़ने भी वाले हैं। उसके बाद आप लोग यहां पर किन्हीं दो कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हो और साथ में आप लोग बता सकते हो फ्री वैलेंस इंडेक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इन दोनों लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को और निकालते हैं कि आप लोग कैसे निकाल सकते हो अपनी चार्ज डेंसिटी को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कोई डाउट आपको रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अब मैंने यहां बनाया हुआ अपना सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। जितनी बातें आपको अभी बताऊंगा वो सारी की सारी बातें आगे नोट्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग समझ लो कि हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या होते हैं, 3 कार्बन है, मैंने यहां पर नंबरिंग कर रखी है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं कि आपके पास जो ये पर्टिकुलर कार्बन है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। आपके पास जो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहां रहने वाले हैं, कभी रहेंगे इस वाले pz ऑर्बिटल के अंदर, कभी रहेंगे इस वाले के अंदर, कभी रहेंगे इस वाले के अंदर। तो इस वाले कार्बन एटम के कोरस्पोंडिंग आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मैंने यहां पर क्या मान लिया, 5 मैंने मान लिया है। इसको मैंने क्या माना है, 5 मान लिया, मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। तो हर एक कार्बन के कोरस्पोंडिंग आपके पास यहां पर क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल भी है और इन एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, आपके पास यहां बनने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपके पास बेसिकली जहां पर एनर्जी लेवल है psi1 है, psi2 है, psi3 आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। पर कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये आपके पास बेसिक्स होता है आपके एमओटी का। अगर आपको एक एमओटी बनाना है तो क्या करना पड़ता है, आपको 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आना पड़ते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन आप लोग करते हो, फिर आप लोग क्या कर लेते हो, वहां बना लेते हो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और आपके पास यहां पर कहां होने वाला है, 5 होने वाला है, 5 और 5 आपस क्या हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग टू ईच कार्बन, जिस कार्बन की मैंने यहां पर नंबरिंग कर रखी है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं psi1 के पास क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ phi1 प्लस का 1/√2 ऑफ phi2 प्लस का 1/2 ऑफ phi3। ये फंक्शन मैंने कैसे निकाले हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बस क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, बस क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बस एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। फिर अगर मैं चाहता हूं निकालना कि आपके पास जो यहां पर मैंने कार्बन बनाया हुआ है, अगर मैं इस कार्बन के ऊपर निकालना चाहूंगा अपनी चार्ज डेंसिटी को, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं Q से, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर कार्बन नंबर 1 की, मैं क्या बोल दूंगा, इसको यहां पर बोलने वाला हूं Q1 बोलने वाला हूं। तो अगर मैं पहले कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी को निकालता हूं तो मुझे यहां पर जरूरत पड़ती है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि एनर्जी लेवल्स, एंड दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। आपके पास जो यहां पर ये वेव फंक्शन निकल कर आ रखे हैं, इस वेव फंक्शन के अंदर पास ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर मुझे पहले कार्बन की चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पहले कार्बन के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है हर एक एनर्जी लेवल के अंदर। psi1 में क्या है, psi2 में क्या है और psi3 के अंदर क्या है। और ये कंट्रीब्यूशन मैं कैसे चेक कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ दीज कोफिशिएंट्स मैं उनको यहां पर चेक कर सकता हूं। यानी कि 1/2, 1/√2 और 1/2 की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी अगर आपको यहां पर इस Q1 को निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो आप लोग। अगर आपको यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन के कोरस्पोंडिंग अपनी चार्ज डेंसिटी निकालना है, Q1 को निकालना है, तो आपको यह देखना पड़ता है कि जिस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, इस कार्बन का जो होता है पास एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर। यानी कि इस phi1 का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, psi1 में, psi2 में और psi3 में। उसको मैं कैसे बताने वाला हूं, इस पर्टिकुलर कोफिशिएंट से बताने वाला हूं। तो आपको यहां पर बेसिक जरूरत पड़ने वाली है 1/2 की, 1/√2 की और 1/2 की। अगर मुझे चाहिए कि आपके पास जो यहां पर सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन की चार्ज डेंसिटी क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास इस कार्बन के कोरस्पोंडिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है psi1 के अंदर, psi2 के अंदर और psi3 के अंदर। यानी कि आपको जरूरत पड़ने वाली है कोफिशिएंट्स कोरस्पोंडिंग टू phi2। आपस क्या हो जाएगा, यहां पर हो
जाएगा 1/√2। यहाँ पर phi 2 है ही नहीं तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो साइंस को भी आपको लेकर चलना है, प्लस है कि माइनस है वो लेकर चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पर एक कोफिशिएंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका आप लोग कर दोगे स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप लोग कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन के वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तभी उसके वहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। मैं यहां पर निकाल रहा हूं चार्ज डेंसिटी, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी लेकर चलना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। ये सारी बातें आप लोग समझ जाओगे, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन देख लोगे, लेकिन पहले समझो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से उसको डिजाइन करते हो। तो आपका Q1 क्या हो जाएगा, अगर आपको यहां पर Q1 को बताना, बस बेसिकली Q1 क्या है, मोलिकुलर परसेंट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आपके पास यहां पर ये मोलिक्यूल है, ऊपर क्या है, पल्सर भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पास क्या हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, एंगुलर आने वाले सेम आने वाले हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर निकालनी है चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है आपको निकालना है Q1। तो आपको ये जरूरत पड़ती है कि आपके पास जो यहां पर ये phi1 होने वाला है, इस phi1 का कंट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर, यानी कि psi1 के अंदर, psi2 के अंदर और psi3 के अंदर। तो उसको आप लोग कैसे देते हो, आप लोग देखते हो कोफिशिएंट के साथ। तो अगर आपको Q1 निकालना, क्या देखना पड़ेगा कि phi1 के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट कितना है। तो psi1 में कोफिशिएंट कितना है आपके पास 1/2 है, psi2 में कितना है 1/√2 है, और psi3 में कितना है आपके पास 1/2 है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर करने वाला हूं C11 प्लस का C21 प्लस का C31, फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको स्क्वायर कर दूंगा। अभी नेमिंग मैंने कैसे की है, C11 मैंने कैसे बोला है, C21 मैंने कैसे बोला है, और C31 मैंने कैसे बोला है। तो बेसिकली नंबर कैसे करते हो आप लोग, करते हो C11 मैं यहां पर बोल रहा हूं। तो आपके पास ये 1 क्या होता है, ये आपके पास होने वाला है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होने वाला है, एटॉमिक ऑर्बिटल होने वाला है। यानी कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है पहले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पहले वाले आपके पास phi1 का कंट्रीब्यूशन कितना है psi1 के अंदर, क्या बन जाएगा C11। अगर मैं लिखूंगा यहां पर C1 तो बस क्या बन जाएगा, सेकंड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है पहले वाले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। और मैंने यहां पर फॉर्मूले में क्या लिखा है उसको आप लोग ध्यान से देखो, Q1 इज इक्वल टू C11, यानी कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है पहले वाले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। फिर मैं लिखा हुआ है C21, यानी कि पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है सेकंड वाले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है थर्ड वाले मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो आपको जिस कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, अगर आपको यहां पर निकालनी पड़ती है पहले वाले कार्बन के ऊपर, तो आपको बस ये देखना है कि पहले वाले कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग आपके यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है अलग अलग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, C11, C21 और C31 आपके पास यहां पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर करना है इसका स्क्वायर, और आपको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है मूविंग इलेक्ट्रॉन से कि उस पर्टिकुलर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या निकाल पाओगे, चार्ज डेंसिटी को निकाल पाओगे। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यहां पर ये याद होना चाहिए। इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आगे दिखाया हुआ है, लेकिन पहले मैंने लिखी हुई वो बातें जो मैंने आपको भी बताई है, तो आप लोग यहां से नोट्स भी बना सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ हक्कल मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटरमाइनिंग द चार्ज डेंसिटी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकता हूं, ऑफ इंडिविजुअल कार्बन एटम। आप लोग यहां पर हर एक कार्बन एटम के निकाल सकते हो, चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कोरस्पॉन्डिंग टू ith कार्बन एटम, वी हैव टू फोकस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ith कार्बन इन डिफरेंट एमओज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एमओज शुड आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप लोग फॉर्मूले के अंदर देख चुके हो कि अगर आपको पहले कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो पहले कार्बन के आपका जो स्टेट होती है phi1, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है आपके पास psi1 के अंदर, psi2 के अंदर या फिर psi3 के अंदर। यानी कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन देखना है एटॉमिक ऑर्बिटल का, आपके डिफरेंट एमओज के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, और उसको आप लोग कैसे देखते हो, थ्रू द कोफिशिएंट आप लोग देखते हो। और फिर आपको यहां पर नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q1 वी हैव टू फोकस ऑन C11, C21, C31, C41। आप लोग यहां पर जा सकते हो CN1 तक कि आपके पास कितने लेवल्स हैं। C11 का बस ये क्या होता है, बस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, बस क्या होता है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको Q2 निकालना है तो क्या जरूरत पड़ने वाली है कि सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का फर्स्ट मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। आपके पास जो यहां पर ये सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, फोर्थ के अंदर कितना है, या फिर nth के अंदर कितना है। अगर आपके पास यहां पर nth एनर्जी लेवल है तो उसके हिसाब से मैंने यहां पर एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एमओज शुड आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एलाइल कैटायन, आपके पास यहां पर बनाया हुआ है एलाइल कैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव, तो मैं यहां पर निकालने वाला हूं इस वाले कार्बन की चार्ज डेंसिटी, इसकी भी निकालेंगे और हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं इसकी भी। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपके साथ में है, अब आपको बस उसको यहां पर अप्लाई कर देखना है। तो अगर आपको यहां पर सबसे पहले निकालना पड़ता है अपने Q1 को, यानी कि आप लोग यहां पर देख रहे हो कि आपके पास यहां पर पहला कार्बन है 1 कार्बन है 2
2 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अगर आप लोग यहां पर देखना चाहते हो पहले कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितने है, क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर देखना है Q1, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ये क्या होने वाला है 5 ये क्या होने वाला है 5 यहाँ पास क्या होने वाला है 5 होने वाला है। तो अगर आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है पहले कार्बन की जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 5 की, तो आप लोग बस ये देख लो कि आपके पास यहां पर 5 कहां पर है, किस किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 5 की जरूरत पड़ रही है। तो 5 आपके पास यहां पर भी है, यहां पर भी है और आपके पास यहां पर भी है। तो आपको सिर्फ और जरूरत पड़ने वाली है 5 के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर की। तो मैंने यहां पर फॉर्मूले को यूज किया। मैं फॉर्मूला कैसे यूज करने वाला हूं, नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है पहले के अंदर 2 है, तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर 2 को पुट कर दूंगा। इनटू में आपके पास 5 का जो कोफिशिएंट है साइवन को लिखते वक्त, साइवन को बनाते वक्त आपके पास जो यहां पर 5 है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो वो कितना है 1/2 है। मैं क्या कर दूंगा 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस आपके पास जो यहां पर नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं क्या कर दूंगा यहां पर 0 कर दूंगा। 0 इनटू में पास यहां पर क्या आ जाएगा कि 5 का कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर मुझे यहां पर लेना है, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहां पर क्या पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी 0 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 0 है, मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर पूरा 0 बन जाएगा। आपके पास Q1 क्या निकल जाएगा 1/2 निकल जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों ने यहां पर क्या निकाल लिया है, पहले कार्बन की चार्ज डेंसिटी को निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, निकालते हैं चार्ज डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड कार्बन। तो अगर मुझे यहां पर चाहिएगा Q2, तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा कि आपके पास जो यहां पर ये 5 है ये आपके पास कहां पर आ रहा है। तो 5 आपके पास यहां पर भी है, 5 आपके पास यहां पर भी है, यानी कि 5 आपके पास है साइ1 को बनाते हुए और साइ3 को बनाते हुए। साइ2 के अंदर 5 आपके पास नहीं आया है, तो मैं यहां पर साइ2 को लेकर ही नहीं चलूंगा। आप लोग चाहो तो उसको बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको 0 लिखा हुआ है। आपके पास ये क्या बन जाएगा मूविंग इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि पहले आपके पास ये होने वाला है साइ1 है, यहां पास क्या है साइ2, यहां पास क्या है साइ3 है। आपके पास यहां पर क्या होने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है 0 इलेक्ट्रॉन, यहां क्या है 0 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहां पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, इनटू मैंने क्या लिख दिया 1/√2 लिख दिया, वो पता है। आपके पास यहां पर 5 कोएफिशिएंट क्या है 1/√2 है, मैंने यहां पर क्या लिख दिया नीचे मैंने 1/2 का मैंने यहां पर नीचे स्क्वायर भी कर दिया है। प्लस का 0 प्लस का 0, प्लस क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने क्या लिख दिया प्लस का 0 अगर होते तो आपको यहां पर उसको तरीके से लिखना पड़ेगा। अब बस Q2 क्या आ जाएगा बस 1 के बराबर आ जाएगा। सेम उस तरीके बस यहां पर Q3 क्या हो जाएगा 2 इनटू में 1/2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, प्लस का 0 मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि आपके पास ऊपर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का सिर्फ यहीं पर ही है। कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं Q3 में यहां पर निकाल रहा हूं। आपके पास ये क्या है कार्बन नंबर 3 यहां पर क्या होता है 5 होता है। तो साइ1 के अंदर 5 कहां पर है, यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर 1/2 का स्क्वायर भी कर दूंगा। उसके बाद 0 प्लस का 0, क्योंकि यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो आपके पास यहां पर Q3 बेसिकली क्या आ जाएगा, तो बस आ जाएगा यहां पर 1/2 ही आ जाएगा। तो आपके पास Q1 भी आ गया है, आपके पास Q2 भी आ गया और आपके पास यहां पर Q3 भी आ गया है। तो आप लोग इसको निकाल कर देखो, फॉर अलग अलग सिस्टम आप लोग यहां पर निकाल सकते हो इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज के लिए आप लोग निकाल कर देख सकते हो और रेडिकल के लिए भी आप लोग निकाल कर देख सकते हो। प्लस के लिए मैंने यहां पर निकाल कर दिखा दिया है। तो आई होप कि आप लोग नेगेटिव के लिए और रेडिकल के लिए भी इसको कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पास जनरल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। तो इसको आप लोग यहां पर ऐसा जांच कर सकते हो, Q आपके पास क्या हो जाएगा Q ऑफ ith कार्बन इज इक्वल टू, यानी कि चार्ज डेंसिटी ऑफ ith कार्बन इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की आप लोग बात कर रहे हो उसके अंदर कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इनटू में CNI का स्क्वायर। आप लोग यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हो, जब आप लोग यहां पर निकाल रहे थे चार्ज डेंसिटी ऑफ Q1, आपके पास यहां पर क्या था C11 था। आपके पास जो पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है पहले एनर्जी लेवल के अंदर, यहां पास क्या होता है C21, फिर आपके पास यहां पर क्या आने वाला है C31 आने वाला है। कि आपके पास जो पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले एटॉमिक लेवल का आपके पास थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपके पास यहां पर एनर्जी लेवल्स और भी होते ऊपर, अब लास्ट में क्या करते CN1 को आप लोग यहां पर लेकर चल रहे होते, बेसिकली क्या हो जाएगा यहां पर CNI आपके पास बन जाएगा, समझ करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूले को आप लोग यहां पर डायरेक्टली याद कर सकते हो। Q आपके पास क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n आपके पास कहां चलेगा 1 से कहां पर चलेगा, वो जितने आपके पास क्या होने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने वाले हैं, कितना आपके पास एनर्जी लेवल है उसके अलावा यहां बढ़ती रहेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth एमोज इनटू में CNI का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। अब लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर 2। वापस क्या लिखी हुई है, इन डिटरमाइनिंग द पाई बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द 2 कार्बन एटम ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा। आपके पास यहां पर सिस्टम क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रेडिकल। तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ऑर्डर को, कि आपके पास इन दोनों कार्बन के बीच में जो मैंने यहां बना रखा है पाई बॉन्ड, इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑफ कोर्स आपके पास ये बॉन्ड क्या करता है, कभी यहां पर रहता है कभी यहां पर रहता है, तो यह क्या करेगा आपके पास डीलोकलाइज होता रहता है। तो आपके पास का बॉन्ड हमेशा 1 तो नहीं निकलेगा, 1 से कुछ ना कुछ कमी निकलेगा। तो वो कितना निकलेगा उसको भी आप लोग निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
बिना श्रोडिंगर इक्वेशन के आप लोग ये सब चीजें कर रहे हो, इसीलिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको पढ़ते हो। तो आप लोग अब निकालने वाले हो इन दोनों कार्बन के बीच में इस बॉन्ड ऑर्डर का। अभी तक आपने क्या निकाला है? अभी तक आपने निकाला है एक इंडिविजुअल कार्बन की चार्ज डेंसिटी। अगर आपने इंडिविजुअल कार्बन की बात की है तो आपने वहां पर क्या बात की है? इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की है। लेकिन मैं यहां पर क्या निकालने वाला हूं? निकालने वाला हूं बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू कार्बन, यानी कि दो कार्बन के बीच की बात करूंगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? दोनों कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल के कोफिशिएंट को लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि जो आपके पास फॉर्मूला आने वाला है उस फॉर्मूले के अंदर आपके पास यहां पर क्या होने वाला है? phi1 भी होगा और phi2 भी होगा। मैं क्या निकालने वाला हूं? यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा। आप लोग बात को समझने की कोशिश करो। वहां पर क्या निकाल रहे थे? चार्ज डेंसिटी निकाल रहे थे कोरस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल कार्बन। तो वहां पर आपके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। यहां पास क्या होने वाला है? आप निकाल रहे हो बॉन्ड ऑर्डर दो कार्बन के बीच में, तो दोनों कार्बन के आपके पास जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको आपको यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। आपके पास यहां पर क्या है? सिस्टम के लिए आपके पास एनर्जी लेवल मैंने बनाए हुए हैं। psi1 मैंने बनाया हुआ है, psi2 बनाया हुआ है, psi3 बनाया हुआ है। वेव फंक्शन क्या होते हैं आपको पता है। उसके बाद अगर आपको यहां पर निकालनी है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2 कार्बन, में रिप्रेजेंट कैसे करता हूं उसको? P से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर लिखा हुआ है 1 और 2, इसका मतलब मैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं, वो भी पाई वाला। अब पाई वाला कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इनटू में अब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल लेना है फर्स्ट कार्बन का भी और सेकंड कार्बन का भी। यानी कि फर्स्ट कार्बन का आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है psi1 के अंदर। यानी कि जो फर्स्ट कार्बन का पास एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है psi1 के अंदर, और जो सेकंड कार्बन का phi2 है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है psi1 के अंदर। उसके बाद आप लोग फिर देखने वाले हो phi1 का और phi2 कंट्रीब्यूशन psi2 के अंदर, phi1 का और phi2 कंट्रीब्यूशन psi3 के अंदर। तो अब आपको हर एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन देखना है, लेकिन phi1 का और phi2 का दोनों का ही। तो मैं यहां पर क्या लेकर चलूंगा? C11 को भी लेकर चलूंगा, इनटू में क्या कर दूंगा? C12 कर दूंगा। बस क्या हो जाएगा? पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन पहले एनर्जी लेवल के अंदर, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन पहले एनर्जी के लेवल के अंदर। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में C21 इनटू में C22। आपका जो यहां पर पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर। आपके पास जो यहां पर सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर। इन द सेम वे प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में C ऑफ C31 इनटू में C32। तो आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको निकालना है P ऑफ 2 3, आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, तो आप लोग यहां पर कैसे निकालने वाले हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में C12 इनटू में C13 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में C22 इनटू में C23 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में C32 इनटू में C33। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का और थर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर कंट्रीब्यूशन, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का और थर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर कंट्रीब्यूशन, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का और थर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर कंट्रीब्यूशन। मैंने साथ में क्या ले लिया? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया है। अगर आपको यहां पर निकालना पड़ जाए P1, जब क्या लिख दोगे? डायरेक्टली 0 ही लिख दोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि आपके पास यहां पर कार्बन नंबर 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है बस क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 ही निकल कर आने वाला है। तो अगर आपके पास कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं तो आप लोग वहां पर बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्टली अपना 0 ही लिख सकते हो। मैंने यहां पर उसको लिखा भी हुआ है नीचे, दैट आपके पास P13 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास क्या है? कनेक्टेड नहीं है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अब आपको यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कोफिशिएंट्स को लेकर आना पड़ेगा अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो या पास क्या है? पाई बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 की, तो आपके पास यहां पर जो डबल बॉन्ड है ये कभी यहां पर रहेगा, कभी ये यहां पर आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा। यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो आपके पास यहां पर सिग्मा बॉन्ड है ये मूव नहीं करेगा। तो अगर आपको इन दोनों कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो वहां क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर 1 आपको पहले से ही ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड पहले से ही होता है। तो अगर आपको इन दोनों कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पाई का कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे। सिग्मा पास क्या होता है? 1 होता है। तो आप जब भी आप निकाल रहे होगे टोटल तो आपको यहां पर 1 ऑटोमेटिकली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वहां पर पहले से ही प्रेजेंट है। तो इस चीज का भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू कार्बन एटम मे बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग टू बोथ कार्बन एटम इन different MOs and number of electron in the MOs also taken into consideration to obtain the value of pi bond order between two carbon 1 and 2 we have to focus on। अगर आपको कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको देखना पड़ता है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपके अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर। तो आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है C11 की, C12 की, C21 की, C22 की, C31 की, C32 की, और कहां पे जा सकते हो आप लोग? CN1 तक, CN2 में जा सकते हो। यानी कि
फर्स्ट वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का और सेकंड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का nth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, इसको कैसे रीड करते हैं आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल कहां पर आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां पर आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखना कि कहां पर आप लिखते हो MO को, कहां पर आप लिखते हो एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज साई 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, साई 2 में कितने हैं, साई 3 में कितने हैं, उसका भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास यहां पर क्या है, फॉर्मूले के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एलाइल एनाइन, बस क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। आप लोगों ने चार्ज डेंसिटी निकाली है कोरस्पॉन्डिंग टू यहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव के लिए और रेडिकल के लिए आप लोग निकाल कर देखिए। उसके बाद मैं यहां पर पढ़ रहा हूं एप्लीकेशन नंबर 2, यानी कि निकाल रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि निकाल रहा हूं मैं P को। तो P को एक्सप्लेन करते मैंने यहां पर क्या ले लिया है, मैंने यहां पर ले लिया है नेगेटिव चार्ज। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, एलाइन एनाइन की बात कर रहा हूं। तो आपका सिस्टम आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 और 3, और नंबरिंग कर आप लोग पहले क्या बोल दोगे, P1 थे पास क्या होने वाला है 0, के पास क्या डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, तो P1 थे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कार्बन नंबर 1 के बीच में और कार्बन नंबर 3 के बीच में आपके पास कोई भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या आपके पास बॉन्ड ही नहीं है, ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं। लेकिन आपको यहां पर निकालना पड़ सकता है P12 को भी और P23 को भी। तो उसको आप लोग कैसे निकालोगे, आपको यहां पर यूज करना पड़ता है अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं बना रखेंगे आपके पास यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, मैंने बना रखा है। आपके पास साई 1 है, साई 2 है, साई 3 है। आपके पास यहां पर क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भर रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 और 4। अब फंक्शन क्या होते हैं, 1/2 इंटू में 5 प्लस का 1/√2 इंटू 5 2 प्लस का 1/2 इंटू में 5 3। आई होप कि आपको ये फंक्शंस निकालने आते चाहिए। अब इन फंक्शन का यूज कर हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला वो कह रहा है अगर आपको निकालना है यहां पर P12, मतलब क्या निकाल रहे हो आप लोग, निकाल रहे हो P12 और निकाल अब सिस्टम आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड के ऊपर CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पास क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। इसके उसमें क्या होने वाला है 5 1 ही क्या है, 5 2 या क्या है 5 3 है। अगर मुझे चाहिए यहां पर P12 में क्या ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखने वाला हूं कि आपके पास जो 5 1 है और जो 5 2 है इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या होने वाला है, साई 1 के अंदर, साई 2 के अंदर और साई 3 के अंदर, और साई 1 के अंदर और साई 2 के अंदर और साई 3 के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा पहले साई 1 का और साई 2 का कंट्रीब्यूशन अपने साई 1 के अंदर। उससे पहले आप लोग क्या देखो कि साई 1 के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं, 2 हैं। क्या करूंगा मैं यहां पर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि साई 1 का आपके पास कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, मैंने उसको यहां पर एज इट इज लिख दिया, इसका आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास यहां पर क्या है साई 2 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1/√2, मैंने लिख दिया 1/√2 लिख दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/√2। अब आप लोग क्या करोगे, साई 1 का और साई 2 का कंट्रीब्यूशन देख रहे होगे अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, किसमें देख रहे हो आप लोग देख रहे होगे साई 2 के अंदर। तो साई 2 के पास अपने क्या टोटल 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू में साई 1 क्वेश्चन क्या है 1/√2 है, मैं क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। क्या साई 2 के पास यहां पर है, अगर वो नहीं है मैं क्या लिखूंगा, उसको कोफिशिएंट को यहां पर लिख दूंगा 0। अब क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा। यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन या पूरा क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो बेसिकली आपके पास P12 क्या निकल जाएगा 1/√2 निकल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 1/√2 क्या है, पाई बॉन्ड ऑर्डर है। अगर आपको दोनों कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से वहां पर क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट P23 की, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा कि आपके पास सेकंड वाले कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग जो होने वाला है साई 2, थर्ड के उसमें क्या होने वाला है साई 3। आपके पास जो यहां पर साई 2 है और जो साई 3 है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, साई 1 के अंदर, साई 2 के अंदर और साई 3 के अंदर। और आपको यही पता है कि आपके पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां कितने आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब आपको सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का आपको यूज करना है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करो, आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा P23 इज इक्वल टू 1/√2 ही निकल जाएगा। आपके पास क्या है पाई बॉन्ड ऑर्डर है। P13 क्या होता है 0 होगा, आपके पास क्या है नॉट कनेक्टेड है। तो मैंने यहां पर डायग्राम अलग से दिखाया भी हुआ है कि आपने जो निकाला है वो क्या निकाला, आपने निकाला है पाई बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको इन दोनों कार्बन के बीच में निकालना है टोटल बॉन्ड ऑर्डर, आप लोग उसको कैसे निकालोगे, आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा 1 को आपको करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है पहले से ही एक सिग्मा बॉन्ड है। और अगर आपको इस पूरे मॉलिक्यूल के निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको यहां पर हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी लेकर चलना पड़ेगा। वो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा गया है, क्या आपसे वो सिर्फ 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, क्या वो सिर्फ पूछ रहा है पाई बॉन्ड ऑर्डर, क्या वो पूछ रहा है टोटल बॉन्ड ऑर्डर, या फिर वो पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। लेकिन जो फॉर्मूला आपने यहां पर यूज किया है इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन R एंड S कार्बन। हम लोग क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड कार्बन, सेकंड और थर्ड कार्बन मैंने कर दिया, मैंने बात कर दिया R और S की, मैं बात कर रहा हूं एक जनरल एक्सप्रेशन की। क्या बन जाएगा PRS इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth मोल्स इनटू में CNR इनटू में CNS। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और आपको कैसे इसको यूज करते हो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास R और S क्या हो कनेक्टेड हो। अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप लोग डायरेक्टली उसको 0 ही लिखकर चलो, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। बॉन्ड
ऑर्डर बिटवीन RNS कार्बन एटम इंक्लूडिंग सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो क्या बन जाएगा, नेट PRS क्या बन जाएगा, 1 प्लस का पाई बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाला आपने अभी इस फॉर्मूले से निकाला है। तो पाई बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको टोटल निकालना तो आपको वहां पर 1 ऐड करना पड़ेगा, बस सिग्मा क्या है पहले से ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो और आप लोग चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हो। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने यहाँ बात की सिर्फ और सिर्फ 2 सिस्टम की, आप लोग यहाँ अलग अलग सिस्टम के लिए भी निकाल के देख सकते हो। मैंने अभी तक बात कर ली है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहाँ पर क्या निकाली थी इसकी, मैंने यहाँ पर निकाली थी चार्ज डेंसिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया नेक्स्ट सिस्टम, मैंने यहाँ पर क्या लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, इसके बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने सिस्टम लिया ये वाला, चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हुए सिस्टम लिया ये वाला, और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्री वैलेंस इंडेक्स को मैं सिस्टम क्या ले लूंगा अपना यहाँ पर लेकर चलूंगा ब्यूटाडाइइन को। तो जो सिस्टम मैं आपको करा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाकी सिस्टम के लिए आप लोग प्लीज खुद कर देखिए, हर एक चीज को आप लोग निकाल कर देखिए, बड़े आराम से निकाल पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलग से करा दूं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और साथ में आपको वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। अगर आपको मेरा काम अच्छा है तो आप लोग आरजे अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।